गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट द्वारा संचालित एक स्कीम के बारे में। आपको हो सकता है पहले से पता हो। ये स्कीम जो है अप्रैल 2019 से चल रही है, 1 अप्रैल 2019 से। तो ये हो सकता है आपको बहुत पहले से ये पता हो। इस स्कीम में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये स्कीम केवल बच्चियों के लिए चलाई गई है जिन घर में कम से कम एक बच्ची हो या 2 बच्चियाँ हों। मतलब हमारे दो का कंसेप्ट के आधार पर इसमें कुछ बच्चियों को आर्थिक सहायता दी जानी है। तो वो स्कीम क्या है और ये किस तरह से इसमें आवेदन करना है और कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे, मतलब आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और अगर आवेदक जो होगा उसकी पात्रता की श्रेणी क्या होगी, उसके नियम क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं और कौन कौन इस क्राइटेरिया में आएगा। तो इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट जो एक स्कीम चला रही है उसके बारे में। इस स्कीम में केवल बच्चियों को ही लाभ मिलना है और आपके आसपास पड़ोस में हो सकता है बहुत सारे ऐसे आवेदक होंगे जिनको इस स्कीम के बारे में ना पता हो। अगर पता भी होगा तो बहुत सारे ऐसे अभिलेख होंगे उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा, कौन इसके लिए पात्र होगा, आवेदन किस तरह से किया जाएगा, कौन कौन से आवेदक अभिलेख होंगे, पात्रता की श्रेणी क्या होगी, नियम क्या है और आवेदन किस तरह से करना है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मैं कौन सी स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। लोग कन्या सुमंगला या लोक सुमंगला योजना के नाम से भी इसको जानते हैं। बाज़ार में मतलब मार्केट में एक और स्कीम चलती है जिसको कन्या समृद्धि योजना के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, समझने की प्रयास करिएगा। तो इस योजना के अंतर्गत जो दी जाने वाली धनराशि का डिटेल है वो यहाँ पे दे रखा है और इसकी पात्रता की शर्तें क्या है वो यहाँ पे दे रखा है। तो हम अभी इसको समझते हैं और ज़रूर आपको बता दूंगा कि ये किस तरह से क्या कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1/4/2019 के 50 जन्मे बच्चियों को मिलेगी कुल लाभ 6 किस्तों में और मिलेंगे 15,000 रुपये। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1/4/2019 के बाद जो जन्म लेगा, जो जिसका जन्म होगा वो इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अगर 1/4/2019 के पहले होंगे तो वैसे भी नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पर ही एक टीकाकरण की बात हो रही है। तो टीकाकरण यानी 1 वर्ष का संपूर्ण टीकाकरण अगर हो जाता है तो यहाँ पे इसके अंतर्गत कवर्ड होंगे। और कक्षा प्रथम में बालिका का प्रवेश के उपरांत जो होगा वो यहाँ पे अगर वर्तमान शैक्षणिक जो सेशन एजुकेशन से चल रहा है इस समय, उस समय जो बच्चियाँ क्लास 1 में एडमिशन लेंगी केवल वही इसके अंतर्गत पात्र होंगी। और उसी तरह कक्षा 6 में भी जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेगा वही इसके अंतर्गत पात्र होगा। उसी प्रकार कक्षा 9 में जो अगर बालिका प्रवेश करती है वो भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र में वो भी इसके लिए पात्र होगा। उसी तरह ऐसी बालिका जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 2 वर्ष या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो तो वो इस 6ठी श्रेणी के लिए पात्र होंगी। हम बात करें अगर पात्रता और उसकी शर्तें क्या क्या है, तो सबसे पहले कि लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा उसके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य होगा। यानी इस स्कीम के लिए वही मतलब सबसे पहली पात्रता की है कोई यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप कहीं से यूपी में आके रह रहे हो तो आप इसके लिए अंतर्गत पात्र हो जाएंगे। और लाभार्थी का परिवार जो उसकी आर्थिक आय वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और किसी परिवार के अधिकतम 2 बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम दो हमारे दो के कंसेप्ट पे ये स्कीम चल रही है और केवल इसमें बच्चियों को ही आच्छादित किया जाएगा। अगर आपके परिवार में 1 बच्ची है तो 1 बच्ची, 2 बच्ची है तो दोनों इसके अंदर कवर होंगी। पर वो बच्चियाँ इसमें से किसी 6 में से किसी एक के अंतर्गत अगर वो आच्छादित आ जाती है, मतलब इसमें कवर्ड होता है, तो ही वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और लाभार्थी के परिवार का आकार साइज परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों, जैसा कि अभी मैंने बात किया आपसे। और किसी भी महिला को द्वितीय प्रसव जुड़वा होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और द्वितीय प्रसव में जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यानी 3 बच्चियों को लाभ तब मिलेगा अगर जो सेकंड डिलीवरी होगी, अगर वो ट्विंस हैं
तो इस कंडीशन में ही आपको तीनों बच्चियों को लाभ मिलेगा। और जहाँ पे एक अगर बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं कि यदि किसी परिवार में अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतान तथा विधिक रूप से ली गई संतान को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभार्थी के रूप में माना जाएगा। यहाँ पे विधिक रूप की बात कर रहा है। अगर अब विधिक रूप से मतलब किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत अपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो ही वो इसके लाभार्थी होंगे, यानी विधिक रूप से अडॉप्ट की गई बच्ची होनी चाहिए। तो जज एक्ट में ऐसी व्यवस्था दी गई। मैं कभी इस पर वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा कि अडॉप्शन कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है और आप आवेदन कैसे करें। तो आवेदन विभागीय वेबसाइट https://mksy.up.gov.in से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये रही कुछ बेसिक सी जानकारी जिससे आप आवेदन के लिए पात्रता की श्रेणी क्या है और इसके अंतर्गत योजना के अंतर्गत क्या क्या धनराशि मिलेगी और कितनी श्रेणियों में मिलेगा, ये बेसिक जानकारी आपको मैंने बता दिया। मैं आपको यहाँ पे उसका जियो दिखा दे रहा हूँ, जो जिस जियो के तहत यहाँ पे सुमंगला योजना का जो लाभ मिलता है वो ये प्रमुख सचिव महिला कल्याण विभाग का ये जियो 7 मार्च 2019 को जारी किया गया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब ये मैं इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उक्त के दृष्टिगत ही राज्य सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना। कन्या सुमंगला योजना दिनांक 1/4/2019 से लागू की गई है। जैसा कि आप स्पष्ट हो लिए कि ये स्कीम किस लिए लागू की गई है। जैसा कि आपको मालूम है, आप बहुत समय से, एक लंबे समय से हमारे यहाँ चला आ रहा है कि हमारे अंदर एक पता नहीं कैसी एक भ्रम भरा हुआ है कि जो बालिकाएं होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी कि कन्या भ्रूण हत्या, लोग बच्चियों को पैदा होने से पहले ही माँ के कोख में ही मार देते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसको बताने में थोड़ा सा उससे बहुत तकलीफ़ होती है। खैर छोड़िए, अब हमारा समाज बहुत जागरूक हो गया, अब चीज़ों को समझता है और जान भी गया है कि बच्चियाँ जो है अब किसी से कम नहीं हैं। वो आज ऐसे ऐसे मिसाल आपके सामने बन के आ गई हैं कि आप अपने बच्चों से वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, यानी लड़कों से वो उम्मीद नहीं करते हैं जो लड़कियाँ आज करके दिखा दे रही हैं। तो आइए हम इसके बारे में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि इसके अंदर कौन पात्र होगा। पीछे मैंने आपको बता दिया, ये इसी का एक छोटा सा मैंने वो बना रखा था, एक छोटा सा बॉक्स बना रखा था जिससे आप समझ जाइए। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे श्रेणियों में लाभ मिलने की बात की गई थी, तो यहाँ पे 6 श्रेणियों के बारे में दे रखा है, आपको मैंने पीछे बता दिया था। अब फॉर्म वगैरह जब आप भरेंगे तो वो कहाँ जाएगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये जब जियो जारी किया गया था तो इसमें आफ्टर 12 के बाद जो डिप्लोमा करने वाले बच्चे थे या बच्चियाँ थी, तो उनको ही इसमें सम्मिलित किया गया था। बाद में इसमें कुछ संशोधन करके आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये सारी चीज़ें हैं, पात्रता की श्रेणी क्या है, इसके लिए एक पूरी गाइडलाइन है ये पूरी। इसमें सारा चीज़ें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका क्रियान्वयन किस स्तर से किया जाएगा और इसमें धनराशि का वितरण की श्रेणी क्या है, पात्रता है, अर्हताएँ क्या है और आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस जियो में मिल जाएगा और कैसे पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मेट है जो 10 रुपये के स्टाम्प पे आपको लिख के देना है। ये रहा है उसका प्रारूप, तो ये भी आपको मिल जाएगा, इसी PDF में है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये 10 रुपये का एक फॉर्म जो हम लोग को स्टाम्प देना है, उस पर ये फॉर्मेट बन के आपको ये भर के आपको ये देना है। इसमें सारी डिटेल भरनी है कि अब जो भी आवेदक जो भी होगा, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि आवेदक की प्रक्रिया क्या है, कैसे है। तो जो भी आवेदक होगा वो इसको भर देगा। अगर बच्ची बालिक है तो खुद स्वयं आवेदक हो सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, शपथ पत्र पिता के ना होने पर माता तथा माता पिता दोनों के ना होने पर अभिभावक द्वारा दिया जाएगा। यदि बालिका वयस्क है तो शपथ पत्र स्वयं बालिका द्वारा भी दिया जा सकता है। यदि आवेदक गोद ली गई बालिका के लिए
किया जा रहा है तो उसका विवरण भी शपथ पत्र में शामिल करें। तो ये थोड़ी सी एक छोटा सा यहाँ नोट लगा है जिससे आप स्पष्ट हो जाएंगे कि ये जो स्टाम्प जो है ये शपथ पत्र किसको भर के देना है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो आपने समझ लिया, और ये जियो है, आप इसको समझ लीजिएगा डाउनलोड करके। अब यहाँ समझ लेते हैं हम कि जो आफ्टर 12th के बाद डिप्लोमा की बात कर रहे थे, तो अभी यहाँ पे जब 10th को भी सम्मिलित कर लिया गया था तो उसके बारे में एक छोटा सा 16 अगस्त 2019 को एक संशोधन जारी किया गया था, वही प्रमुख सचिव महिला कल्याण विभाग द्वारा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके समझ लीजिएगा। कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलाव की गई थी इसमें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप इसको देख के एक बार डाउनलोड करें। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप आवेदन करेंगे तो कुछ ना कुछ अभिलेख तो ज़रूर लगेंगे। तो वो अभिलेख कौन कौन से होंगे, जैसा कि आपने देखा कि कुल 6 श्रेणियाँ विभाजित की गई हैं, तो 6 श्रेणियों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उसको मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ इस छोटे से फाइल से, जिससे आप समझ जाइएगा कि उसमें कौन कौन से पेपर लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आवेदन करने की ज़रूरी दस्तावेज है उसके लिए एक छोटा सा मैंने एक फ़ाइल बना रखा था। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे पहले श्रेणी यानी जन्म आफ्टर बर्थ वाली, तो वहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें लगेंगी, जैसा कि यहाँ पे बालिका का फ़ोटो, बालिका के आवेदक के साथ संयुक्त फ़ोटो, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता का वोटर कार्ड, माता का आधार कार्ड, पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक बिजली का बिल, और लड़की के माता का पासबुक, लड़की के पिता का वोटर कार्ड आईडी वैकल्पिक है, और लड़की के पिता का आधार कार्ड, पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड, और ये शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पत्र पे। तो अगर इसमें से कोई एक नहीं होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, यानी माता या पिता में से अगर कोई नहीं है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अपलोड होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। उसी तरह आप टीकाकरण की बात की जाए तो वैसे ही सारी चीज़ें लगेंगी, और यहाँ पे जब टीकाकरण की बात होती है तो यहाँ पे टीकाकरण वाली जो कार्ड होगा वो यहाँ पे अपलोड ज़रूर किया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि। और उसी तरह अगर हम बात करें कक्षा 1 वाली बालिका के लिए, तो यहाँ पर भी जहाँ पे एक प्रमाण पत्र लगेगा जो प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया जाएगा कि बच्ची जो है वो स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ रही है वो विद्यालय ज़रूर लिख के देगा कि जो बालिका है वो वर्तमान शैक्षणिक सत्र में उस विद्यालय के कक्षा 1 में अध्ययनरत है। तो ये ज़रूर आप ले लीजिएगा, ये भी चीज़ें आपको ज़रूरत होगी। बाकी चीज़ें वैसे ही हैं और इसको भी समझ लीजिएगा। उसी तरह कक्षा 6 में अगर बालिका जाएगी तो कक्षा 6 में प्रवेश का भी प्रमाण पत्र लगेगा, और फीस की रसीद वगैरह ये सारी चीज़ें अपलोड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा। और इसी तरह अगर हम बात करें कक्षा 9 की, तो कक्षा 9 में भी ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं, और ये प्रमाण पत्र ज़रूर लगेगा, यहाँ पे भी फीस की रसीद लगेगी, और कक्षा 8 की मार्कशीट वगैरह भी अपलोड की जाएगी, और यहाँ पीछे भी देख लीजिएगा। और उसी तरह अगर हम बात करें आफ्टर 12th की बात करते हैं, अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वैसे ही लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा में प्रवेश का फीस की रसीद, परिचय पत्र है, और जहाँ पे इंटरमीडिएट की अंक प्रमाण पत्र की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा इसको भी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि किस श्रेणी में क्या दस्तावेज यानी कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो इस तरह से आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। आपने तो ये सारी बेसिक चीज़ें समझ ली कि आवेदन के लिए कौन पात्र होगा, कौन कौन से अभिलेख लगेंगे, ये सारी चीज़ें तो आपने समझ लिया। तो आइए एक बार हम वेबसाइट पे चलते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो आपने वेबसाइट का लिंक मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा। तो मैंने वेबसाइट कई बार खोल रखी है, तो ये मेरे पास पहले से यहाँ पे बना हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये रहा वेबसाइट, देख लीजिए आप। ये वेबसाइट है mksy.up.gov.in। आगे ज़रूर आप https:// करके आप ज़रूर लगा लीजिएगा, फिर इसके बाद आप वेबसाइट टाइप करेंगे तो हो सकता है किसी सिस्टम में ना खुले, क्योंकि वेबसाइट बहुत ही सिक्योर है। और ये रही वो वेबसाइट जिस वेबसाइट की हम बात कर रहे थे। तो कुछ इस तरह से ये वेबसाइट दिखाई देगा, आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे मैं इसको हिंदी करते रहूँ तो थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों करने की व्यवस्था दे रखी है। तो ये रहा यहाँ पे लॉगिन करने का तरीका। यहाँ पे सुमंगला योजना का मार्गदर्शिका जो मैंने आपको अभी दिखाया वो यहाँ से मिल जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का संदेश है, यहाँ पे परिचय मिल जाएगा। यहाँ अधिकारी लॉगिन यानी ज़िले के जो भी अधिकारी होंगे, या फिर बात करें अगर प्रमुख सचिव जैसे लॉगिन वगैरह की, तो यहाँ पे वो सारी और यहाँ पे नागरिक सेवा पोर्टल है, हमें आवेदन यहीं से करना है। और यहाँ पे क्या किसको क्या अनुबंध है, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे दे रखी है। और पात्रता और तय के बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। और अभी हम चलते हैं नागरिक सेवा पोर्टल यानी सिटीजन लॉगिन वाले पोर्टल पे। वहाँ से हम समझते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये रहा यहाँ पे, जो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ से आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भर के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन या नियम शर्तें की जानकारी दी है, तो इसको एक बार समझ लीजिएगा कि आगे संचार के लिए वैध मोबाइल नंबर प्रदान करें। यानी अगर जो आप इसमें एक मोबाइल नंबर ज़रूर भरना होता है, तो उस नंबर पे OTP आता है दोस्तों। जब भी हम जो भी नंबर डालेंगे उस पर OTP जाएगा और वो नंबर इन फ्यूचर भी काम आएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर डालिए जो आपके पास हमेशा चालू रहे और वो यूनिक नंबर हो, जो अभी मैं आगे बताता हूँ वो क्यों ज़रूरी है। आवेदक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज और अन्य विवरणों के आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा बालिका के लिए सरकार के नीति, विभाग और निधियों की उपलब्धता, योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और जो भी शासनादेश कह रहा है, जो भी नियम है, उसके तहत ही आपको योजना का लाभ मिलेगा। अगर कोई भी पेपर अगर गलत है या आप गलत आवेदन करते हैं तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अभी आपको जानकारी आगे मिली। यदि कोई दस्तावेज सूचना गलत पाई गई तो पूरा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि निरस्त कर दिया है। पंजीकरण के समय एक अद्वितीय वैध मोबाइल नंबर दिया जाना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक जो नंबर आप देंगे वो यूनिक होना चाहिए और वो नंबर वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इस पर एक OTP जाएगा और OTP के बाद ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। जब तक OTP आप फिलअप नहीं करेंगे आप इस एक स्टेप आगे नहीं जा पाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यदि एक ही बालिका का डुप्लीकेट आवेदन पाया जाता है तो सारे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो आपने ये देख लिया, अगर आपने गलती से एक फॉर्म और भर दिया तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए हम वेबसाइट में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा आगे किस तरह का दिखता है। तो आप आगे जब ओपन करेंगे तो ये कुछ तरह से ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो आवेदक होगा वो बच्ची से उसका क्या संबंध हो, वो यहाँ पे आपको भरना है। बच्ची अगर स्वयं में सेल्फ फादर है तो ठीक, पिताजी का, मदर है तो मदर, और गार्जियन है तो गार्जियन उनको भरना है। अगर ये दोनों माता पिता नहीं है तो उस अवस्था में गार्जियन फॉर्म भरेगा। अगर बालिका जो है अगर वो बालिग है तो उस कंडीशन वो सेल्फ कंडीशन से भर के अपना फॉर्म भर सकती है। यहाँ पे वही मोबाइल नंबर भरना है जो जिस पे OTP जाएगा और जो वैलिड नंबर हो ये यहाँ पे भरिएगा। ऐसा नहीं किसी और मोबाइल नंबर पे भर के आप OTP जनरेट कर लीजिए, फिर बाद में आप परेशान हो जाएंगे कि आगे क्या करें। अभी बताता हूँ उसकी ज़रूरत किस लिए पड़ेगी। यहाँ पे जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट बनेगा वो यहाँ पे अपना नाम भरेगा, यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरना है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पर आवेदक यानी आवेदक के पिता पति का नाम यहाँ पे भरा जाएगा। और यहाँ पे फैमिली की डिटेल, यहाँ 3 बच्चों तक की ही व्यवस्था दी गई है। वो 3 तब कंडीशन लागू होगा जब आपके यहाँ जो बच्चा अगर तीसरी संतान के रूप में ट्विंस है और तीनों बच्चियाँ हैं तो उस कंडीशन में ये लागू होगा। और यहाँ पे अगर 1 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो उसी हिसाब से हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ लेंगे। और यहाँ पे हम भरेंगे, अगर हम शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र के तो रूरल, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपना जैसे जो भी सिलेक्शन लेंगे उसी हिसाब से हमारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। जैसे हम अगर यहाँ रूरल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम अपना जो भी ज़िला सेलेक्ट करते हैं, तो अगर कोई भी किसी भी ज़िले की अगर बात किया जाए, मैंने कोई भी एक ज़िला ऐसे ही मैं अगर सेलेक्ट कर लूँ, जैसे मैंने अयोध्या यहाँ पे अयोध्या ले लिया, तो यहाँ पे अयोध्या के अंदर जो भी ब्लॉक बने होंगे वो यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेगा तो आपकी ग्राम पंचायतें जो होंगी वो इस हिसाब से यहाँ पर भी सॉर्ट हो जाएंगी। ये रहा आपकी ये सारी ग्राम पंचायतें यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगी। यहाँ पे अपना जो भी ग्राम पंचायत होगा आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे गांव का नाम भरना है। आप कोई भी एक पासवर्ड बना सकते हैं, वही पासवर्ड आप यहाँ भी डालिए। पासवर्ड का जो फॉर्मेट होगा उसमें
अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस हिसाब से आप पासवर्ड को यहाँ पे फिल करिएगा। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगाइएगा जिससे, और अपने हिसाब से लगाइएगा ताकि आपको बाद में याद रहे। आप ना हो तो पासवर्ड को लिख लीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड आपको आगे फिर फॉर्म भरने के काम आएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि मैं उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी और मेरी आय जो है वो 3 लाख रुपए से कम है। यहाँ पे सेलेक्ट करके और आपको ये कैप्चा भर के सेंड OTP करेंगे तो आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर भरा है उस मोबाइल नंबर पे ये OTP आपको यहाँ से जाएगा। वो OTP आपको नीचे यहाँ पे भरने के लिए ऑप्शन आएगा, कैप्चा भरिए और उसके बाद OTP भर के आप रजिस्ट्रेशन को सबमिट करेंगे। जब ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक यूज़र ID मिल जाएगा आपको, और वो आपके मोबाइल पे SMS भी आ जाएगा। तो उसको लिख के आप सुरक्षित रख लीजिएगा। उसी ID से आप अलग अलग श्रेणियों में आवेदन करेंगे, यानी एक ही ID पासवर्ड रहेगा। आप अभी जिस भी श्रेणी में आवेदन करेंगे अलग है। अगर आप श्रेणी 1 में करते हैं तो जब बालिका टीकाकरण के लिए टीकाकरण की श्रेणी में आ जाएगी तो उस समय आपको इसी यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करके उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। उसी तरह कक्षा 1 में, उसी तरह कक्षा 6 में, उसी तरह कक्षा 9 में और आफ्टर 12 वाले में भी इसी तरह से आप आवेदन करने के लिए उसी ID पासवर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, और वही मोबाइल नंबर आपका हमेशा काम आएगा। इसीलिए एक ऐसा नंबर डालिएगा जो आपके पास हमेशा के लिए हो। ऐसा नहीं कि कोई एक नंबर डाल दीजिए फिर बाद में आप परेशान हो जाएंगे, आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये रही कुछ बेसिक सी जानकारी कन्या सुमंगला योजना के बारे में। तो आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि इस योजना का प्रचार प्रसार हो सके और लोगों को एक ज़रूर इसका लाभ मिल सके। तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि पैसा हमारा है और सरकार हमें किसी न किसी तरीके से दे रही है, तो इसको ले लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो ज़रूर इसके लिए आवेदन करा लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने कन्या सुमंगला योजना के बारे में कुछ जानकारी मैंने दी थी कि आवेदक कौन होगा, आवेदक की पात्रता क्या होगी, उसकी श्रेणियाँ क्या क्या है, किन किन श्रेणियों में लाभ मिलेगा। तो आप इस वीडियो में इस बेसिक जानकारी तो आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी समझ जाए और योजना के अंतर्गत अगर वो आते हैं तो इसका लाभ ज़रूर उनको मिल जाए, क्योंकि सरकारी स्कीमें हैं वो चलती रहती हैं इसी तरह, और इसमें कुछ श्रेणियाँ बटी हुई है, उसमें टर्म्स कंडीशन अगर वो समय बाउंड हो जाए, टाइम बीत जाएगा, टाइम बाउंड हो जाता है तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप आवेदन कर भी देते हैं किसी तरह तो वो आगे जाके वो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि ये आवेदन कई श्रेणियों से होते हुए निकलता है। अगर हम बात करें अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं और आप आवेदन करते हैं तो उसमें पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी जो है तो वो अलग अलग, जैसे आपके वीडियो साहब होंगे उनके यहाँ जाएगी, और पहली श्रेणी दूसरी से अगर 3 नंबर 4 नंबर की बात की जाए तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी से होते हुए, वीडियो साहब के होते हुए वो सत्यापित होते हुए जिले को जाएगा। और अगर आप 5 नंबर 6 नंबर के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो आवेदन आपके जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से होते हुए सत्यापित होते हुए फिर आपके वीडियो साहब के यहाँ आएगा। उसके बाद सत्यापित होकर भौतिक रूप से सत्यापन होने के बाद फिर जिले को हस्तांतरित किया जाएगा। और इसी तरह अगर आप ग्रामीण नगर क्षेत्र के हैं तो आपका जो आवेदन श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत जो आप आवेदन करेंगे वो आपके SDM साहब के पास जाएगा। और अगर आप 3 नंबर और 4 नंबर के तहत आवेदन करते हैं तो वो आपके नगर शिक्षा अधिकारी के स्तर से सत्यापित होते हुए फिर आपके SDM साहब के पास आएगा। वहाँ से फिर सत्यापित होकर फिर जिला स्तरीय अधिकारी जो भी यहाँ पे नोडल हैं, जैसे यहाँ के नोडल इस स्कीम के नोडल हैं आपके जिला प्रोडक्शन अधिकारी होंगे, उनके स्तर से ये सत्यापित होने के बाद एक कमेटी बनी हुई, वो कमेटी निर्णय लेगी कि यहाँ ये सारे आवेदन जो आया है वो पात्र है नहीं, तो वो कमेटी फिर अप्रूव करेगी, फिर ये आगे जाएगा। उसी तरह अगर आप 5 नंबर 6 नंबर के तहत आवेदन करेंगे फिर वो आवेदन आपके जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से सत्यापित होने के बाद SDM के पास आएगा। SDM साहब के स्तर से वो भौतिक सत्यापित होने के बाद फिर जिला स्तरीय अधिकारी को हस्तांतरित होगा। फिर उसी प्रकार वो कमेटी से अप्रूव करा के आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये कुछ प्रक्रिया है जिसके तहत आप आपका आवेदन का एक फ्लो बना रहेगा, तो वो आगे बढ़ेगा, फिर जाके आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए। अगर कोई समस्या होगी तो अगर आपको समस्या होगी तो मैं इसका एक ट्यूटोरियल बना दूंगा एक आवेदन के साथ, किस तरह से ये फॉर्म इसमें भरना है, मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा। तो आप कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई समस्या होगी तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।